तो देखिए बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो एटम के स्ट्रक्चर की बात हम यहाँ पे अगर करें तो आप सबको पता है जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। और ऑर्बिट में क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये सर्कुलर पाथ आपका ऑर्बिट हो गया, सेंटर में न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन आर द पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, न्यूट्रॉन आर द न्यूट्रल स्पीसीज। और अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स है, ये तीन आपके मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। These are the fundamental particles. ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और इसके अलावा सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। There are many सब एटॉमिक पार्टिकल्स और 35 के आसपास इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। नियर अबाउट 35 देयर आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में लाइक एज पॉजिट्रॉन आ गया। तो आयुध मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजना। लाइक एज पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, मिजोन्स हो गया, ये सब भी एटम के ही पार्टिकल्स है। दी जाता सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बट तीन ही इससे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इनकी डिस्कवरी की बात हम यहाँ पे करेंगे कि कैसे डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। वो सब हम यहाँ पे वन बाय वन करके पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए ध्यान से। तो बेटा जो ये आपका पूरा टॉपिक है, ठीक है, सबसे पहले बेटा किसने दिया था एटम का कंसेप्ट? डाल्टन्स ने। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ एटम जो था दैट वाज गिवन बाय डाल्टन्स। कैसे? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई थी, उसने सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया था कि जो एटम है वो इनडिवाइजिबल नेचर का है। एटम कैसा है बेटा? एटम इज इनडिवाइजिबल इन नेचर। लेकिन फिर बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं, एटम भी डिवाइजिबल होता है, एटम के अंदर भी और भी पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब भी होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके वो सब हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, देखिए बेटा, तो शुरू करते हैं इसके आगे। अब हम नोट्स में आपको इसके भेज दूंगी। ठीक है, देखो आगे। अब तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्टडी ऑफ कैथोड रेज की। हेडिंग यहाँ पे डलेगी स्टडी ऑफ कैथोड रेज, या हम कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्टडी ऑफ कैथोड रेज। ठीक है बेटा, जो कैथोड रेज की स्टडी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट वाज डन बाय विलियम क्रूक्स। बेटा ये स्टडी किसने की थी? विलियम क्रूक्स ने की थी। इट वाज डन बाय विलियम क्रूक्स। साथ में थोड़ा बहुत योगदान इसमें जे पैरिन का भी था एंड
जे थॉमसन का भी था। तीनों का कंट्रीब्यूशन था इसकी डिस्कवरी करने में, विलियम क्रुक्स का, जे पेरिन का और जे थॉमसन का। ठीक है, अब इसकी वर्किंग क्या थी वो आप देखिए ध्यान से। पहले इसका डायग्राम मैं तुम्हें करवा देती हूँ। तो जो आपकी कैथोड रेज थी, इसकी डिस्कवरी के लिए एक ग्लास ट्यूब का यूज किया गया। देखिए ये इस तरह की एक ग्लास ट्यूब है, दोनों एंड से इसको बंद कर रखा है। इसमें यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा रखा है प्रेशर मेंटेन करने के लिए। क्या लगा रखा है? एक वैक्यूम है पंप, साथ में हाई डीसी की वोल्टेज इसके अंदर जोड़ रखी है, नियर अबाउट 10,000 वोल्ट। देखिए आगे, दो यहाँ पे मेटल के इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, सर्किट पूरा कर रखा है, इनकी वायरिंग कर रखी है। यहाँ एक इंडक्शन कॉइल लग रही है, और हाई वोल्टेज डीसी सोर्स लग रहा है, नियर अबाउट 10,000। ठीक है, ये दो मेटल के इलेक्ट्रोड लग रहे हैं। अब इन पे चार्ज देखिए, एक पे चार्ज है नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो जो नेगेटिव वाला है ये काम कर रहा है कैथोड का, और जो पॉजिटिव वाला है ये काम कर रहा है एनोड का। ये लग रहा है वैक्यूम पंप, अंदर भर रखी है गैस, गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके अलावा बेटा यहाँ पे इसे बोलते हैं ग्लास ट्यूब, या इसी को बोलते हैं क्रुक्स ट्यूब। ठीक है, ग्लास ट्यूब या क्रुक्स ट्यूब इसी को बोलते हैं। और ये जो ट्यूब आपकी है ये ऑलमोस्ट लंबी होती है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 10,000 वोल्ट की बैटरी होती है। वैक्यूम पंप हो गया, ये गैस हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और ये ग्लास की ट्यूब है, क्रुक्स ट्यूब इसको हम बोलते हैं। ये लंबी होती है 50 से 60 सेंटीमीटर, 50 टू 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ये होती है। इसमें दो इलेक्ट्रोड लग रहे हैं और दोनों साइड से इसको सील कर रखा है, सील्ड एट बोथ द एंड। और वैक्यूम पंप इसमें लगा रखा है, हाई डीसी वोल्टेज लगा रखी है। तो ये आपका एक सेटअप है। ओके, ये आप समझ गए होंगे बेटा। तो अब इसके साथ साथ एक काम और भी कर रखा है, जो ये एनोड है ना, देखिए एनोड में एक होल कर रखा है, और एनोड के पीछे एक स्क्रीन लग रही है।
ZnS, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और जो ये एनोड है ना, ये एनोड यहाँ पे परफोरेटेड है। एनोड कैसी है? परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब है एनोड के अंदर एक होल हो रहा है, उस होल में से रेज निकल के जा रही है। अब इसमें रेज कहाँ से कहाँ चलती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। रेज कहाँ से कहाँ चलेगी बेटा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन होगी बेटा। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रेज आपकी जाएंगी। तो ये आपका सेटअप है, ठीक है। ये आपका सेटअप हुआ विलियम ट्यूब का या क्रूक्स ट्यूब का। अब इसके आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट। हाँ भी ये पेज समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर देना। नेक्स्ट देखो अब, ऑब्जर्वेशंस। पहली ऑब्जर्वेशन देखो बेटा, अंदर जो भी गैस भरी हुई है उसका वैक्यूम पंप से हम प्रेशर मेंटेन रखते हैं। तो अगर इसका प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेयर रखेंगे, अंदर जो भी गैस आपकी भरी हुई है और उस गैस का प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर रहे, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जब रहेगा तो कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। हम क्या देखेंगे? देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट। क्यों? बिकॉज जो गैसेस हैं दे आर पुअर कंडक्टर of electricity. Because gases are poor conductor of electricity. जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हमने रखा तो हमने देखा कि कोई भी करंट वगैरह कुछ भी फ्लो नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज गैसेज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब क्या करें? जो गैस का प्रेशर है उसे और कम करके देखें कि भाई और कम करके देखने पर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। सेकंड देखिए, इफ pressure of gas is reduced to, पहले प्रेशर गैस का 1 एटमॉस्फेयर था, फिर हमने उसका प्रेशर रिड्यूस कर दिया 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर। तो हमने क्या देखा? जब इतना प्रेशर कर देते हो तो जो करंट है वो स्टार्ट कर देता है टू फ्लो। करंट स्टार्ट्स टू फ्लो between the electrode. करंट स्टार्ट टू फ्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड, और साथ में हम देखते हैं कि कलर्ड ग्लो भी उसमें आने लगती है। एंड colored glow appears, और जो कलर आएगा कलर डिपेंड करेगा, कलर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। किस तरह का कलर उसमें दिखाई देगा वो डिपेंड करेगा बेटा गैस के नेचर के ऊपर। तो पहला पॉइंट हमने देखा, जब गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था तब कोई भी करंट का फ्लो नहीं हुआ, बिकॉज गैस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
फिर मैंने गैस का प्रेशर 1 atm से रिड्यूस कर दिया 10⁻² atm। तो मैंने क्या देखा कि करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड, और साथ में कलर्ड ग्लो भी ऑब्जर्व होने यहाँ पे लग जाती है। ठीक है, और जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है? दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। अब देखो थर्ड पॉइंट इसका, अब थर्ड पॉइंट है इसका, इफ pressure of gas is further reduced, if pressure of gas is further reduced, अब जो हमारा गैस का प्रेशर है उसे हम और कम कर दें, ठीक है, एक मिनट बेटा, pressure of gas is further reduced to 10⁻⁻4 atm। पहले 10⁻⁻2 था, अब कितना होता वो, अब हो गया 10⁻⁻4। तो हमने गैस का प्रेशर अब और भी कम कर दिया। तो हमने क्या देखा कि जो ग्लो पहले आ रही थी अब वो डिसअपियर होगी बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ग्लो disappears बिटवीन द इलेक्ट्रोड। जो ग्लो आई थी वो सारी ग्लो डिसअपियर हो जाती है, लेकिन जो करंट है वो कंटिन्यू अब भी फ्लो करता है। बट द करंट continues to फ्लो। ग्लो डिसअपियर हो जाएगी बट करंट जो है ना कंटिन्यू अब भी फ्लो करता रहेगा। जब प्रेशर को मैंने और फर्दर कम कर दिया 10⁻⁴ atm तक। तो आप इसको नोट डाउन कर ले बेटा पहले। तो कैथोड नेगेटिव चार्ज का था और जो एनोड इसमें था वो पॉजिटिव चार्ज की थी, और एनोड यहाँ पे परफोरेटेड थी, एनोड यहाँ पे परफोरेटेड थी। तो बेटा मान लो ये कैथोड था, इससे नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल निकल रहे थे और वो एनोड के पास आ रहे थे। एनोड पॉजिटिव चार्ज की थी और एनोड के जस्ट पीछे ये एक स्क्रीन लग रही है, एनोड के पीछे एक स्क्रीन लग रही है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ये जो स्क्रीन है ये फोस्फोरेसेंस शो करती है। जो ये स्क्रीन है वो क्या शो करती है? फोस्फोरेसेंस। इसका मतलब बेटा कि जब इस स्क्रीन के ऊपर चार्ज पार्टिकल आके गिरेंगे तो ये ब्राइट इमेज या ब्राइट स्पॉट देगी। फोस्फोरेसेंस का मतलब क्या है? व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल्स
falls on the screen of ZNS. When charge particle falls on the screen of ZNS, then a bright spot or bright image, एक ब्राइट स्पॉट या ब्राइट इमेज आ जाती है, comes at surface of जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फोस्फोरेसेंस। दिस फिनोमिना इज इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फोस्फोरेसेंस। ठीक है बेटा, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे आके गिरता है, तो या तो वो ब्राइट स्पॉट देता है या वो ब्राइट इमेज देता है, और वो ब्राइट स्पॉट कहाँ आता है? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर आता है। तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं फोस्फोरेसेंस या फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे फोस्फोरेसेंस का फिनोमिना होता है। यहाँ ब्राइट इमेज आ रही है, इसका मतलब तो ये हुआ, देखिए एक बार दोबारा उस डायग्राम पे आओ वापस से। देखिए ये था बेटा कैथोड और ये हमारा था एनोड। एनोड परफोरेटेड था, एनोड के पीछे ये स्क्रीन लग रही है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। अब इस स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे ब्राइट स्पॉट से ब्राइट इमेज सी आ रही है। तो स्क्रीन के ऊपर ब्राइट स्पॉट कब आएंगे? जब स्क्रीन पे चार्ज पार्टिकल गिरेंगे। अब इसका मतलब ये तो श्योर है कि यहाँ स्क्रीन के ऊपर चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं। अब चार्ज पार्टिकल आ कहाँ से रहे हैं? एनोड के होल में से होके वो बाहर आ रहे हैं। और एनोड के पास चार्ज पार्टिकल कहाँ से आए? कैथोड से आए। तो जो ये ग्लास ट्यूब की ट्यूब है, जो ये कैथोड रे ट्यूब है, इसमें पार्टिकल्स कहाँ से निकलते हैं? कैथोड से, मतलब कि नेगेटिव चार्ज से। तो अगर नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड है तो पार्टिकल भी किस चार्ज के होंगे? नेगेटिव चार्ज के ही होंगे। और ये नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल किस तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल मूव करना शुरू कर देंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की तरफ, मतलब कि एनोड की तरफ। और एनोड के अंदर होल है, तो इस होल में से पार्टिकल आर पार होते हुए बाहर निकल जाएंगे। होल से बाहर निकलते जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई है जो कि फोस्फोरेसेंस शो करती है। उससे क्या होगा? उस स्क्रीन के ऊपर ब्राइट स्पॉट या ब्राइट इमेज आएगी, तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई कैथोड से कोई ऐसे पार्टिकल निकल रहे हैं जो कि चार्ज स्पीसीज है। ऐसे पार्टिकल्स है विच कैरी चार्ज, और चार्ज स्पीसीज की वजह से ही स्क्रीन पर क्या शो हुआ? फोस्फोरेसेंस से शो हुआ। ठीक है, कर लोगे बेटा? तो ये आपकी 3 ऑब्जर्वेशन हुई। जब अंदर प्रेशर 1 एटमोस्फियर था तो कुछ भी नहीं हुआ था। जब प्रेशर 1 से घट के 10⁻⁻² हो गया तो कलर्ड ग्लो भी आने लगी थी बिटवीन द इलेक्ट्रोड, और साथ में करंट का फ्लो भी हो रहा था। फिर प्रेशर को हमने फिर और फर्दर रिड्यूस किया, तो अब सिर्फ करंट का फ्लो कंटिन्यूसली रहा, पैसेज कंटिन्यूसली नहीं है। ठीक है, तो ये सब के पॉइंट्स है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज की। अब हम करेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो हमारी कैथोड रे जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है। देखिए तो अभी बेटा हमने यहाँ तक कर लिया कि फोस्फोरेसेंस क्या होता है या फ्लोरेसेंस क्या होता है। अब इसके आगे का प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, वो अभी हम साथ साथ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी बच्चे साथ साथ अभी 2 मिनट के अंदर अंदर क्लास में आ जाना, फिर से सेम लिंक। ठीक है बेटा?
नोट्स आपको हम भेज दूंगी मैं आज बेटा। अभी सारे